बरसात में गरीब का जादुई छाता। बहुत समय पहले की बात है। रमेश अपने परिवार के साथ रायपुर गांव में रहता था और रायपुर गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग अमीर थे, जिस वजह से रमेश को उन लोगों के काफी ताने सुनने पड़ते थे। और रमेश अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बेटे बिट्टू और अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ रहा करता था और ऐसे ही समय बीतता रहता है। तभी बरसात का मौसम आते ही रमेश के परिवार की तकलीफें पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक रोज रमेश कहता है, हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मैं ऐसे में घर कैसे जा पाऊंगा। मेरे पास तो कोई छाता भी नहीं है। चलो उस पन्नी को ही ओढ़कर घर चला जाता हूँ। इतना कहकर रमेश उस पन्नी को ओढ़कर घर जाने लगता है। तभी रमेश के गांव के कुछ अमीर लोग उसे पन्नी ओढ़े देख उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे देखो तो जरा इस रमेश को, कैसे पन्नी ओढ़कर घूम रहा है। अरे जब छाता खरीदने तक की औकात नहीं है तो जरूरी है इस बारिश में घर से बाहर निकलना। और इस तरह उन आदमियों की बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन कहता है, पता नहीं इन अमीर लोगों को गरीबों का मजाक उड़ाकर क्या मिलता है। और इस तरह कुछ देर बाद रमेश अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा घर के बाहर खड़े हैं। तभी वो कहता है, अरे मीनाक्षी, क्या बात है, तुम इस तरह बिट्टू को बारिश में लेकर बाहर क्यों खड़ी हो? क्या करूं जी, बारिश की वजह से घर में इतना पानी चू रहा है कि घर में बैठे ही नहीं जा रहा। इतना सुनकर रमेश अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके छत से पानी चूने की वजह से उसके घर का सारा सामान खराब हो जाता है। और ये देखकर रमेश कहता है, अरे मीनाक्षी, तुम जल्दी से वो प्लास्टिक वाली पन्नी ले आओ, मैं उसे ले जाकर छत पर बिछा देता हूँ, फिर बारिश का पानी छत से नहीं टपकेगा। इतना कहकर रमेश प्लास्टिक की पन्नी ले जाकर अपने छत पर बिछा देता है, जिसके बाद से उसके छत से पानी टपकना कम हो जाता है। क्या बात है, अब तो बारिश का पानी हमारे छत से बिल्कुल भी नहीं टपक रहा है। बिट्टू की ये बात सुनकर मीनाक्षी रमेश से कहती है, सुनिए जी, बरसात का मौसम आते ही हमारी तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? काश अगर आज हमारे पास पैसे होते तो हम भी अपने घर की मरम्मत करवा लेते, लेकिन हमारी स्थिति तो इतनी खराब है कि हम लोग 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ मीनाक्षी, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सुनिए, क्यों ना आप किसी से पैसे उधार मांगकर अपने घर की मरम्मत करवा लें। मीनाक्षी, यहाँ मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है और तुम मुझसे पैसे उधार मांगने की बात कर रही हो। भला कौन देगा मुझे पैसे? इस दुनिया में गरीबों की कोई अहमियत नहीं है। और इस तरह रमेश अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रमेश कहता है, हे राम, अब मैं अपने काम पर कैसे जाऊँ? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप कुछ पैसे जुटाकर एक छाता ले लीजिए, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कैसे ले लो छाता मीनाक्षी? मेरी रोज की कमाई तो सिर्फ 50 रुपए है और वो भी घर के खर्चे में चले जाते हैं। अब ऐसे में छाता खरीदना हम गरीबों के नसीब में कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ चला जाता हूँ। अपने माता पिता की ये बात सुनकर बिट्टू कहता है, पिताजी आप 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर बिट्टू बाहर कचरा के डब्बे के पास जाता है, वहाँ से एक बड़ी सी पन्नी निकाल कर ले आता है और कहता है, पिताजी ये लीजिए, आप इस पन्नी को ओढ़कर चले जाइए, इससे आप बारिश में नहीं भीगेंगे। क्या बात है मीनाक्षी, हमारा बेटा तो बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। इतना कहकर बिट्टू अपने पिता को वो पन्नी देकर और खुद भी एक पन्नी ओढ़कर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी पड़ोस में रह रहा एक अमीर बच्चा बिट्टू को पन्नी ओढ़े देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे देखो देखो दोस्तों, इस गरीब के पास तक छाता तक नहीं है और नहीं हमारी तरह इसके पास रेनकोट है, तभी तो ये कचरे में से निकालिए पन्नी पहने घूम रहा है। अपने बच्चे का इस तरह मजाक उड़ाता देख रमेश के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, हे भगवान, पता नहीं हम लोगों को कब तक इन अमीरों के ताने सुनने पड़ेंगे। तभी रमेश उसी गांव के एक अमीर जमींदार के यहाँ काम किया करता था और उसके बदले उसे रोज के 50 रुपए मिला करते थे और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तभी एक दिन जब रमेश अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा होता है, उसी बीच अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी रमेश भागता हुआ एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है,
हे भगवान, आप तो सब देख रहे हैं ना कि कैसे मेरा परिवार इस बरसात के मौसम में तकलीफों से गुजर रहा है, इसलिए अब आप ही कुछ करिए भगवान। उसी समय रमेश के पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे एक छाता देते हुए कहती है, ये लो बेटा, ये छाता तुम रख लो, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। नहीं अम्मा, मैं ये छाता नहीं ले सकता हूँ। और आप ये छाता मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि बेटा मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार इस समय बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा है, इसलिए तुम्हें इस छाते की ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रमेश वो छाता लेकर अपने घर आ जाता है। और छाता होने की वजह से इस बार वो बारिश में भीगता भी नहीं है। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा फिर से घर के बाहर खड़े हैं। तभी वो कहता है, अरे मीनाक्षी, तुम फिर आज बिट्टू को लेकर घर से बाहर खड़ी हो, क्या बात है? क्या करूं जी, जो आपने उस दिन छत पर पन्नी बिछाई थी वो हवा की वजह से उड़ गई है और फिर से बारिश का पानी छत से टपक रहा है। सच में इस बारिश की वजह से तो हम लोगों का घर में रहना भी दुश्वार हो गया है। पता नहीं ये बरसात का मौसम कब खत्म होगा और कब तक हमें यूं ही घर के बाहर रहना पड़ेगा। रमेश के इतना कहते ही अचानक से उसका छाता साइज में बड़ा हो जाता है और रमेश के पूरे घर को घेर लेता है, जिसकी वजह से रमेश के घर पर बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और ये देखकर रमेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है जी, ये छाता अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया और आपके पास ये छाता आया कहाँ से? मीनाक्षी के कहते ही रमेश उसे सारी बातें बता देता है। तभी उस छाते में से एक आवाज आती है, रमेश तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से तुम्हारे ये घर एक जादुई छाता घर में बदल गया है। अब से तुम्हें बारिश के मौसम में किसी भी तरह की कोई तकलीफें नहीं होंगी, क्योंकि मैं एक जादुई छाता हूँ। और अब तुम अपने इस जादुई छाता घर से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई छाता घर, लेकिन मैं तो बस अपने लिए एक रोजगार मांगना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को चैन से 2 वक्त की रोटी खिला सकूँ। बस इतनी सी बात? तो ये लो। जादुई छाता के इतना कहते ही रमेश के घर में ढेर सारे छातों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर रमेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो जादुई छाता कहता है, ये लो रमेश, आज से तुम इन छातों को बेचकर अपने घर की स्थिति को बेहतर कर पाओगे और फिर तुम्हें कभी भी किसी के सामने काम के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उस छाते की ये बात सुनकर रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस दिन के बाद से रमेश उन छातों को बाजार में बेचकर अपनी अच्छी खासी कमाई कर लिया करता है, जिसकी वजह से उसके घर की स्थिति दिन पर दिन ठीक होने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देता है। काली स्टूडेंट के जादुई लंबे बाल। बहुत समय पहले की बात है, धीरजपुर गांव में सुमन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और उसके पिता मोहन गांव में ही मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। और ऐसे ही आज जब सुमन के पिता घर आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे सुमन बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। तभी सुमन की माँ विमला कहती है, अरे क्या बात है जी, आज तो आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की ही तो बात है विमला, हमने जो सरकार की तरफ से मुफ्त फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी बेटी सुमन का नाम आ गया है और अब हमारी बेटी गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सुमन बेटा तुम ऐसी उदास क्यों हो गई? क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? माँ, पिताजी, आपको तो पता है ना कि मेरे काले चेहरे की वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और मेरे लंबे बालों को देखकर हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है। तो अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो वहाँ पर भी सारे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं बेटी, वो तो गांव का सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ पर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और न ही तुम्हें कोई परेशान करेगा। सुमन दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन उसके काले लंबे घने बाल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई सुमन के काले चेहरे और उसके लंबे बालों का मजाक उड़ाया करता था।
जिस वजह से सुमन नए स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। लेकिन अपने माता पिता के समझाने के बाद सुमन चुपचाप स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल जाते ही स्कूल के सभी बच्चे और टीचर सुमन को घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो जरा इस लड़की को, ये कितनी काली और बदसूरत है और इसके इतने लंबे बालों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, मानो जैसे कोई चुड़ैल हो। तुमने सही कहा रचना, ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। ऊपर से इसके इतने लंबे काले बाल जो दिखने में कितने अजीब लग रहे हैं। मुझे तो सच में इसे डर लग रहा है। और इस तरह क्लास के सभी बच्चे सुमन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी क्लास टीचर सौम्या क्लास में आती है और कहती है, कीप साइलेंट, ये क्या हो रहा है? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो चुपचाप जाकर अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और तुम न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? वो मैम, मेरा नाम सुमन है। अरे तुमने आज क्लास में आते ही शोर मचवाना शुरू कर दिया। और एक तो आज तुम्हारी ये काली शक्ल देखकर पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। चलो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसी समय क्लास में मीनाक्षी नाम की दूसरी टीचर आती है और जब वो सुमन को सीट पर बैठा हुआ देखती है तो वो सौम्या मैम से कहती है, अरे सौम्या मैम, ये लड़की क्या आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट है? हाँ मीनाक्षी मैम, आज ही आई है, वो भी उस मुफ्त फॉर्म की वजह से, वरना इन गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन वैसे लड़की दिखने में जितनी काली है, इसके बाल उतने ही लंबे और काले हैं और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। इतना कहकर मीनाक्षी मैम सौम्या मैम के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद से सौम्या मैम का व्यवहार सुमन को लेकर पूरी तरह से बदल जाता है और वो सुमन से कहती है, अरे सुमन बेटा, क्या तुम मेरे साथ आज छुट्टी तक रुक सकती हो? वो क्या है ना, मुझे आज अपनी अलमारी में से कुछ पेपर ढूंढने हैं, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं टीचर जी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर सुमन टीचर के कहने पर छुट्टी तक उसके साथ रुक जाती है और सभी बच्चों के जाने के बाद सौम्या सुमन से कहती है, वैसे सुमन बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा लंबे और सुंदर है। पता नहीं मेरे बाल इतने लंबे कब होंगे। वैसे क्या मैं तुम्हारे बालों को छू सकती हूँ? क्यों नहीं मैडम जी। इतना कहकर सौम्या मैडम सुमन के बालों को छूने के बहाने उसके कुछ बाल चुपके से काट देती है, जिस वजह से सुमन को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी क्लास टीचर उससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। और इसी तरह सौम्या मैम हर रोज किसी न किसी बहाने से सुमन को अपने साथ छुट्टी के समय रोक लिया करती थी और उसके बालों को रोज थोड़ा थोड़ा करके काटने लगती है। लेकिन सुमन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे सुमन के बाल छोटे होने लगते हैं। तभी एक दिन जब सुमन अपने बाल को धोकर बाहर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे सुमन बेटा, ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुमने किसी से अपने बाल कटवाए हैं? नहीं माँ, मैंने तो किसी से भी अपने बाल नहीं कटवाए हैं और भला मैं अपने लंबे बालों को क्यों कटवाऊंगी? एक यही तो है जिसकी वजह से लोग मुझ पर गौर करते हैं। अरे विमला, क्या तुम भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? खामखा मेरी बेटी को परेशान कर रही हो। अरे एक तो बड़ी ही मुश्किल से उसका इस स्कूल में मन लगा है और तुम ऐसी बातें करके उसका मन फिर से बहका रही हो। अरे बालों का क्या है, वो तो फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो और तैयार होकर स्कूल जाओ। और इस तरह विमला भी अपने पति की ये सब बातें सुनकर चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन टीचर सौम्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन जब वो सुमन के बाल हद से ज्यादा काट देती है तो सुमन को इस बात का पता चल जाता है और वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब सौम्या मैडम आप ही हैं जो हर रोज मेरे बालों को काट रही थी और तभी मेरे बाल दिन पर दिन छोटे होते जा रहे थे। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं प्रिंसिपल मैम को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। सुमन के इतना कहते ही वहाँ पर मीनाक्षी मैडम भी आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस लड़की की जबान कितनी लंबी हो गई है, ये अब हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। अरे हम इसे कंप्लेंट करने देंगे तब ना, इसे अभी हमारे बारे में पता ही क्या है। सुन लड़की, अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुझे इस स्कूल से निकलवा देंगे और फिर तेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है होने दे। इतना कहकर दोनों टीचर मिलकर सुमन के सारे बाल काट देती है और सुमन बेचारी कुछ नहीं कर पाती है और वो रोते हुए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और कहती है,
अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती और ना ही मैं उन टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन कर सकती हूं, वरना वो सब मुझे स्कूल से निकलवा देंगे और फिर पिताजी को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा इस स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुमन इतना कह ही रही होती है कि तभी उस नदी में से एक सुंदर सी जलपरी बाहर निकलती है और वो सुमन से कहती है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ और जब मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। तो बताओ क्या बात है? उस जलपरी के इतना कहते ही सुमन उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसा जादुई बाल दूंगी जिसे कोई भी नहीं काट पाएगा और अगर कोई भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही गंजा हो जाएगा और जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक उसके सर पर बाल नहीं आएंगे। इतना कहकर वो जलपरी जैसे ही सुमन के सर पर हाथ लगाती है वैसे ही सुमन के सर पर जादुई घने लंबे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जलपरी, अब मैं खुशी खुशी अपने घर जा पाऊंगी। इतना कहकर सुमन खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जब सुमन स्कूल जाती है तो उसके सर पर फिर से काले लंबे घने बाल देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो दोनों फिर से एक बार सुमन के बाल काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार जैसे ही वो सुमन के बाल काटने जाती हैं, वैसे ही वो दोनों खुद गंजी हो जाती है और ये देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे सौम्या मैम, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे बाल कहाँ गए? अरे हाँ, हम तो गंजे हो गए, अब हम लोग ऐसे बाहर कैसे जाएंगे? अब आप दोनों के सर पर बाल तभी आएंगे जब आप दोनों प्रिंसिपल मैम के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगी, इसलिए मैं अभी प्रिंसिपल मैम को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर सुमन प्रिंसिपल मैम को बुला कर ले आती है, जिसके बाद सारी सच्चाई प्रिंसिपल मैम के सामने आ जाती है और वो कहती हैं, अरे तुम दोनों एक टीचर होकर ऐसा घिनौना काम करती हो? तुम लोग बच्चों के बाल काटकर उन्हें बाजारों में बेचा करती हो? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? आज तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है, इसलिए तुम दोनों को मैं आज ही अपने स्कूल से निकाल रही हूँ और तुम्हें आज के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और यही तुम लोगों की सजा होगी। और इस तरह दोनों टीचर की सच्चाई बता देने के बाद उनके सर पर बाल तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है और अब सुमन खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल के सभी बच्चे भी सुमन के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं।